हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं भाई एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जो कि मतलब सबके मन में इस समय चल रहा है कि भाई साहब अब रिलीजेस और रिटेंशंस तो पता चल गए हैं, अब खिलाड़ी कौन से हमें टारगेट करने हैं उसके बारे में बात करो। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक रफ प्लेइंग 11 भी बनाने वाले हैं कि भाई 2026 में किस तरीके से हम लोग उतर सकते हैं, कैसी हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है, सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि भाई रफ प्लेइंग 11 हमारी इसमें है क्या और उसमें गैप्स क्या है। तो आप देख सकते हैं कि भाई जो बैटिंग है टॉप 5 अगर आप कह लें तो वो मतलब आप कह सकते हैं एकदम कंफर्म है, ये मतलब टॉप 5 होने वाला है। जिसमें मैं अगर पर्सनली अगर चूज़ करूँ तो मैं ऋतु और मात्रे को ओपन करवाऊंगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लोग संजू और कह सकते हैं मात्रे ओपन करवाने वाले हैं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ कीन है नंबर 3 पे खेलने के लिए। तो हो सकता है इसी के साथ वो लोग जाएँ, लेकिन अगर मेरा अवश्य चले तो भाई मैं ऋतु और मात्रे को करवाऊंगा, क्योंकि भाई संजू सैमसन के जो रिकॉर्ड्स नंबर 3 पे हैं वो काफ़ी मतलब शानदार है। इसी वजह से कोहली और रैना से भी उनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं नंबर 3 पे। तो यही मेरा मतलब सोचना था। बाकी तो आप देख ही सकते हैं कि भाई नीचे ब्रेविस दुबे हैं, इनका ऊपर नीचे आप करवा सकते हैं। तो ये टॉप 5 तो फिक्स है। लेकिन अब जो परेशानियां शुरू होती हैं वो है जो गैप्स हमारे छूटे हुए हैं इस ऑक्शन के द्वारा। जडेजा सैम करन के जाने से जो 2 ऑलराउंडर्स के गैप छूट चुके हैं उसमें उसको भरने में काफ़ी मुझे लगता है कि भाई परेशानी होने वाली है। पहले जब मैंने देखा था तो मुझे लगा था कि भाई आसानी से हम लोग भर सकते हैं, लेकिन जो इंडियन ऑलराउंडर्स की कमी मुझे इस ऑक्शन में दिखाई दे रही है वो एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकती है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तो अगर हम लोग देखें पूरी बैटिंग को तो 6-7 यहाँ पे हमें 2 ऐसे ऑलराउंडर्स चाहिए जो कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर सके एकदम बराबर, एकदम खतरनाक तरीके से। और फिनिशर चाहिए, ऐसा भी नहीं कि भाई बैट्समैन होना चाहिए सिर्फ गेंद ऑन रोक ले, ऐसा नहीं चाहिए। फिनिशर चाहिए इन दोनों मतलब रोल्स के लिए। उसके बाद तो MS धोनी है ही, फिर हमारे जो बचे होंगे वो 3 आपको बॉलर्स दिखाई देंगे, फिर एक इम्पैक्ट में आपको बॉलर ही दिखाई देगा। तो ये कुछ हमारी प्लेइंग 11 रहने वाली है, जिसमें कि मैं अगर बॉलिंग की बात करूँ तो भाई कंबोज को मैं रखने वाला हूँ, खलील अहमद, नूर अहमद, ये 3 प्लेयर्स हो गए। और एलिस को हम लोग इम्पैक्ट में ले आएंगे, फिर जिसको आपको लाना होगा एक बॉलर इम्पैक्ट में आ सकता है, मेरा ये कहने का मतलब है। तो ये रफली कुछ आपको प्लेइंग 11 दिखाई दे रही होगी। लेकिन अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई हमें नीड किस चीज़ की है। तो सबसे पहला तो भाई हम लोग कह सकते हैं कि ऑलराउंडर्स ही कह लें। मैं स्पिन और फास्ट में आपको बाद में बताऊंगा कि भाई किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन आप ऑलराउंडर कह सकते हैं अगर ओवरऑल में बताऊं तो। फिर फास्ट बॉलर आप कह सकते हैं। मैं मेन अगर आपको बताऊं, देखो मैं ज़्यादा घुमाऊंगा बातें नहीं, हमें ऑलराउंडर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। फास्ट बॉलिंग अगर आपको ना भी मिले तो भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन ये जो 2 स्पॉट्स हैं भाई साहब इनको भरना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हमारी जो प्रायोरिटी है वो एक ऑलराउंडर होनी चाहिए, एक या 2 ऑलराउंडर्स होनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं भाई नाम कौन कौन से हैं इसमें जो कि इन ऑलराउंडर्स की कैटेगरी को भर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ऐसी वीडियोज़ के लिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टैट्स के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर 1 पे आते हैं ऑलराउंडर्स की कैटेगरी हम लोग देखने वाले हैं। ओवरसीज ऑलराउंडर्स पहले देखेंगे, जिसमें है ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल के अगर हम लोग स्टैट्स की बात करें भाई साहब तो 141 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 2819 रन बनाए हैं, 95 उनका आप कह सकते हैं हाईएस्ट स्कोर है। 24 की एवरेज है जो कि काफ़ी लो है, लेकिन कंसिडरिंग ही इज़ अ फिनिशर मतलब मान सकते हैं इसको। 155 का स्ट्राइक रेट है जो कि काफ़ी हेल्दी है। 141 मैचेस में 155 का स्ट्राइक रेट काफ़ी शानदार है। बॉलिंग के स्टैट्स की अगर हम बात करें तो 41 विकेट्स है सिर्फ। अब आप लोग सोच रहे हैं भाई 141 मैच में सिर्फ 41 विकेट्स है, तो भाई साहब ये तो मतलब कैसे ऑलराउंडर हुए। और 8.5 की इकॉनमी है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि भाई कैसे ऑलराउंडर हुए। जो ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई 34 की एवरेज है इनकी, 34.4 की, और 25 का स्ट्राइक रेट है कंपेयर टू जडेजा जिनका 30.5 का स्ट्राइक रेट है, सॉरी एवरेज है, और 24 का स्ट्राइक रेट है। तो ये उस पर डिपेंड करते हैं भाई कितनी बॉलिंग मैक्सवेल कराते हैं। जितनी कराते हैं उनमें मतलब कह सकते हैं कि भाई काफ़ी डिसेंट इनका मतलब विकेट लेने का तरीका है, या विकेट लेने का कह सकते हैं कैपेबिलिटी है। तो ऑलराउंडर काफ़ी अच्छे हैं मैक्सवेल, आपको पता होगा। सिर्फ इनके खिलाफ जो एक चीज़ जाती है वो है कि भाई बहुत सालों से ये फ्रॉड है, बस मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। इनका जो 2021 का सीज़न था उसमें मुझे लगता है 500 रन बनाए थे, और 23 का सीज़न था उसमें 400 रन बनाए थे। तो और बीच का जो कह सकते हैं 22 का जो सीज़न था उसमें मुझे लगता है 300 के आसपास रन बनाए थे। तो वो जो 3 सीजन्स थे RCB में थे, तीनों सीजन्स में मुझे लगता है, और काफ़ी शानदार वो खेले थे। तो हम लोग उसी मैक्सवेल की तलाश में हैं, और मुझे लगता है कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स में काफ़ी शानदार करेंगे भी ये।
बात करेंगे, अभी मैं ये नहीं करें कि भाई मैं इनको प्लेइंग 11 में रखने वाला हूँ, लेकिन हाँ ये इनके स्टैट्स थे। फिर बात करेंगे लियम लिविंगस्टन के बारे में। 49 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 1051 रन इन्होंने बनाए हैं, 94 इनका भी बेस्ट है और 26 की एवरेज इनकी मैक्सवेल से ज़्यादा है। स्ट्राइक रेट भी मैक्सवेल से ज़्यादा है, इनका 159 का स्ट्राइक रेट है। विकेट्स इन्होंने 13 लिए हैं 49 मैचेस में, इकोनॉमी इनकी 9 की है, एवरेज 36 की है और जो स्ट्राइक रेट है वो है 24 का। तो भाई इनके भी मतलब कह सकते हैं डिसेंट आंकड़े हैं बॉलिंग के हिसाब से। अगर लोग देखें थोड़ी हम कह सकते हैं इकोनॉमी 9 की है जो कि ज़्यादा है, तो ऑलराउंडर से हम लोग यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इनका जो कह सकते हैं डाउन साइड ये भी है कि बैटिंग तो चलो मैक्सवेल जैसी ही है, लेकिन जो बॉलिंग है वो जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई पावर प्ले में काम नहीं आ सकती है और चेन्नई सुपर किंग्स को एक पावर प्ले बॉलर चाहिए और ज़्यादा ये बॉलिंग करते भी नहीं है, तो एक कह सकते हैं इनका डाउन साइड ये हो सकता है। लियम लिविंगस्टन की हम बात करें, लेकिन एज जो है वो इनके फेवर में जाती है, ये काफ़ी शानदार चीज़ है। फिर जो सबके फेवरेट इस समय बनते जा रहे हैं, रसेल रिलीज हो चुके थे तो सब लोग कह रहे हैं कि भाई साहब रसेल को लेके आइए, रसेल को लेके आइए। उनकी बात करते हैं कि भाई उनके मतलब आंकड़े कैसे हैं। 140 मैचेस ये भी खेल चुके हैं, 2651 रन बना चुके हैं, 88 इनका बेस्ट है, 28 की एवरेज इनकी 28.2 की एवरेज है, 174 का स्ट्राइक रेट है। बॉलिंग इनकी काफ़ी शानदार है, जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ा इकोनॉमी इनकी ज़्यादा है क्योंकि 140 मैचेस में 123 विकेट्स लिए हैं, 9.5 की इकोनॉमी है इनकी, 23 का एवरेज है और 14 का स्ट्राइक रेट है। तो भाई बॉलिंग काफ़ी इनकी शानदार है, लेकिन बस इनके खिलाफ जो 2 चीज़ें जाती हैं, एक तो एज फैक्टर जो मैक्सवेल के साथ भी जाता है और दूसरा जो है कि पिछले कुछ सीजन से इन्होंने रन्स नहीं बनाए हैं भाई साहब, और इनका इंजरी जो है वो मतलब कभी भी आ जाता है। मुझे लगता है कि 1 ही 2 सीज़न ऐसा होगा शुरुआत की अगर हम बात करें, उसके बाद से अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है 1 ही 2 ऐसा सीज़न होगा जिसमें ये पूरे सीज़न फिट रहे हों। बाकी तो मुझे लगता है कि भाई ये इंजर्ड ही हो जाते हैं क्योंकि इनकी बॉडी एक तो इतनी बड़ी है, उम्र इतनी हो चुकी है और बॉलिंग में इतना एफर्ट डालते हैं, उसी वजह से ये इंजरी प्रोन बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ा डाउन साइड है जहाँ तक मुझे लगता है। और बात करेंगे भाई किसे हम लोग ले सकते हैं, तो ये 3 कुछ ऐसे ऑलराउंडर्स हो गए, लेकिन 3 और ऑलराउंडर्स की मैं बात करने वाला हूँ जिनके स्टैट्स मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं। मान लो इन तीनों में से कोई ना मिले तो हम लोग उनको टारगेट कर सकते हैं, जो कि है एरन हार्डी, कॉपर कॉनली और वियान मुल्डर को जीएसके ने भी टारगेट कर लिया, इसीलिए मैंने इस लिस्ट में रखा है। हालांकि मुझे एज अ T20 बैट्समैन या फिर ऑलराउंडर वो इतना अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन जीएसके ने लिया तो चलो ठीक ही है और होपफुली अच्छा भी करेंगे। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा होप्स है कि भाई ऐसे 20 में जीएसके को ऊपर तक ले जाएंगे। टैलेंट की कोई कमी नहीं इनके अंदर, मैं आपको बताऊँ। अब आप लोग एक नाम सोच रहे होंगे जो कि मुझे पता है सबसे ऑब्वियस नाम है, जो कि है कैमरन ग्रीन का। भाई तूने तो कैमरन ग्रीन की बात ही नहीं करी, इन्हीं सब की बात कर दी। तो देखो भाई मुझे पता है कि भाई कैमरन ग्रीन तो भाई केकेआर में ही जाने वाले हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। उनके पास पर्स इतनी ज़्यादा है, कैमरन ग्रीन पहले भी आने वाले हैं तो वो डेफिनेट टारगेट हो जाते हैं। रिप्लेसमेंट भी हो जाएंगे आंड्रे रसल के हम लोग बात करें केकेआर में, तो मुझे लगता है भाई कैमरन ग्रीन जो है वो मुझे लगता है केकेआर ही टारगेट करने वाली है। हम लोग को मिल जाए तो अच्छी बात है। वैसे देखने वाला बात होगा कि भाई क्या वो लोग कि एशेज में कैसा करते हैं, T20 वर्ल्ड कप में कैसा करते हैं, क्या बॉलिंग करते हैं या फिर नहीं। लेकिन अगर करते भी हैं, क्योंकि भाई T20 वर्ल्ड कप तो बाद में है, ऑक्शन तो पहले ही हो जाएगा, तो केकेआर मुझे लगता है उन्हें ले जाएगी, इसीलिए मैंने उनकी बात नहीं करी है। हम लोग रियलिस्टिक मतलब देख रहे हैं कि भाई कौन कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं जिन्हें लोग टारगेट कर सकते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी की हम लोग बात कर लेते हैं जो कि होने वाली है इंडियन ऑलराउंडर्स की, जिसमें कि भाई कह सकते हैं कि भाई सूखा पड़ा हुआ है एकदम, और जो है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कह सकते हैं डोमेस्टिक सर्किट से निकल के आ रहे हैं। तो उनकी बात अब हम लोग करने वाले हैं, जिसमें कि महिपाल लोमरोर आपको दिखाई देंगे, तनुष कोटियान आपको दिखाई देंगे, शम्स मुलानी है, हमने ही एक छोड़ा है जो कि विजय शंकर भाई साहब, मनोज भांगड़े हैं जिनको आरसीबी ने छोड़ा है, मयंक डागर है। यही कह सकते हैं कुछ ऐसे डिसेंट ऑप्शंस हैं जो कि इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में अवेलेबल हैं या फिर इंडियन ऑलराउंडर्स अवेलेबल हैं। लेकिन इसमें भी अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो हमें स्पिन ऑलराउंडर की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो जो कह सकते हैं कि जो ब्रैकेट है वो और छोटा हो जाता है। तो भाई बहुत ही कम कह सकते हैं ऑप्शंस है हमारे पास, जिनमें हम लोग अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो भाई किसी के पास एक्सपीरियंस इतना है नहीं। फर्स्ट क्लास में इन्होंने काफ़ी शानदार किया सभी प्लेयर्स ने, तो मतलब इनके स्टैट्स के बारे में बात करके कोई फायदा है नहीं। मैं आपको ये एश्योरिटी देना चाहता हूँ कि अगर चेन्नई सुपर किंग्स ने मौका देती है तो अच्छा कर सकते हैं, बस मेरा ये कहना है आपसे। क्योंकि हर प्लेयर भाई साहब कहीं ना कहीं शुरू करता है, तो भाई जब मौका मिलेगा तभी तो आदमी दिखाएगा कि भाई वो क्या कर सकता है। क्योंकि भाई टैलेंट की कमी इन सभी प्लेयर्स में नहीं है 1% की, अगर हम लोग विजय शंकर को साइड लाइन कर दे तो।
तो ये कुछ इंडियन ऑप्शंस हैं हमारे पास कि भाई एलिस अकेले तो रहेंगे नहीं, उनका भी बैकअप चाहिए हमें, जिसमें कि मैट हेनरी है, मथीस रबादा खुद हैं, जिन्हें हम लोग बाई बैक करने की कोशिश डेफिनेटली करने वाले हैं। जेराल्ड क्वेट्जिया है, एनरिक नोकिया है, जेकब डफी है, मुस्तफिजुर रहमान है। इंडियन की अगर हम बात करें तो भाई चेतन साकरिया और आकाश मधवाल। इसके अलावा आपको देखने की जरूरत नहीं, आकाशदीप को भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन आकाश मधवाल इन तीनों में से मुझे लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ये कुछ कह सकते हैं जो बॉलर्स है, फास्टर्स हैं, जिन्हें हमें जरूरत पड़ सकती है। थोड़े स्पिन की भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई बात तो करनी है कि जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको हम लोग टारगेट करने ही वाले हैं। तो रवि बिश्नोई है और राहुल चहर है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि भाई कोई स्पिनर ऐसा है जिसके ऊपर चेन्नई सुपर किंग्स जाएगी। कुमार कार्तिकेय हैं जो कि फिंगर स्पिनर हैं, हो सकता है उनको भी टारगेट कर ले, या फिर ओवरसीज में हम लोग देखें तो भाई वनिंदु हसारंगा, महेश तीक्ष्ण। थोड़ी बॉलर्स की हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई एडम जैम्पा, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि स्पिनर्स है, ऑल आउट स्पिनर्स हैं, इनको बैटिंग नहीं आती है थोड़ी भी। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं ऑक्शन में, और कुछ नए आएंगे भी जिनकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां तक मैं आपको क्लियरली बताऊं तो यही कुछ ऐसे ऑप्शन है जिसमें हम लोग को हाथ पैर मारने की जरूरत है, ज्यादा डीप टाइप करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो अब बाई किसे करना चाहिए भाई साहब, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसको मैं आपको दो प्लेइंग 11s के साथ समझाना चाहूंगा, क्योंकि भाई मैं फैंस का जो कह सकते हैं ओपिनियन है वो भी साथ में लेके चलना चाहता हूं। पहली प्लेइंग 11 जिसमें मैक्सवेल या फिर लिविंगस्टन को हम लोग 11 में रखने वाले हैं, और दूसरी प्लेइंग 11 होने वाली जिसमें हम लोग आंड्रे रसल को प्लेइंग 11 में रखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आंड्रे रसल वाली प्लेइंग 11 की। तो पूरी प्लेइंग 11 आप देख सकते हैं ये रहने वाली है, जिसमें कि हम लोग 6-7 नंबर के लोग बात करें तो एक तो इंडियन ही रहने वाला है भाई, उसमें तो आप सोच भी नहीं सकते कि हम लोग किसी और को रख सकते हैं। अगर इंडियन की मैं बात करूं तो तनुष कोटियान मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए, या फिर महिपाल लोमरोर के साथ भी आप जा सकते हैं अगर आपको आईपीएल का एक्सपीरियंस चाहिए तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, और ड्रेरस हो सकते हैं। लेकिन इस प्लेइंग 11 के साथ मुझे 2-3 चीजें हैं जो कि मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही हैं। पहली बात, जो फिनिशर की हम लोग बात करें तो सबसे पहले आंड्रे रसल जो कि 37-38 साल के हैं, महेंद्र सिंह धोनी, फिर तनुष कोटियान। तो ये 3 फिनिशर्स होने वाले हैं, जो कि मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक सो ये अच्छा है हमारे लिए। मतलब अच्छा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चलेगा नहीं, रसेल चलेंगे नहीं या फिर फिट नहीं रहेंगे, लेकिन जो ट्रेंड चला आ रहा है, जो रसेल के साथ होता है, उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो मुझे लगता है कि रसेल चोटिल भी हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा गैम्बल होगा। इसी वजह से अगर इस प्लेइंग 11 के साथ हम लोग जाते हैं तो हमें एक बैकअप में भी ऑप्शन रखना होगा। मे भी हम लोग मैक्सवेल को बाई कर लें, दोनों को साथ में बाई कर लें, और रसेल किसी मैच में चोटिल हो जाते हैं तो हम लोग मैक्सवेल को डाल सकते हैं प्लेइंग 11 में, और तनुष कोटियान की जगह हम लोग रामकृष्णा घोष को डाल सकते हैं। तब भी हमारे पास 2 स्पिन बॉलिंग होंगी और सारे फास्टर्स होंगे। तो ये भी कह सकते हैं कि भाई एकदम हम लोग के लिए रामबाड़ की तरह काम कर सकता है ये प्लेइंग 11। अगर रसेल चोटिल होता तो हम लोग मैक्सवेल को डाल सकते हैं, जिससे कि हमारे पास प्रॉपर फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस भी होंगे और स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस भी कई सारे होने वाले हैं। अब आप लोग कहेंगे कि भाई साहब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई मैक्सवेल और रस को हम लोग खरीद लें, रस चोटिल भी ना हो, और मान लीजिए कि भाई चेपॉक पे अगर हम लोग खेलें तो स्पिन ऑलराउंडर खिला लें, और बाहर खेलें तो फास्ट बॉलिंग खिला लें। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, चेपॉक की विकेट बदल चुकी है, और मोस्टली इंडिया के हम लोग बात करें, पूरी इंडिया की बात कर लेते हैं तो इतनी विकेट्स मुझे लगता है बदलती नहीं है भाई साहब। और टीम्स भी मुझे लगता है कि इतना चेंजेस करना पसंद नहीं करती हैं। जो एक कह सकते हैं कॉम्बिनेशन बन जाता है, धोनी की हमेशा ये फिलॉसफी रही है, जो एक कॉम्बिनेशन परफेक्ट बन जाता है उसमें चेंजेस करने की बार बार आपको ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि भाई 2 स्पिनर्स के साथ हम लोग जाने वाले हैं, और बाकी जो है वो फास्टर से रहने वाले हैं। और हम बात करते करते एक चीज़ इस पर और भी ऐड करना चाहूँगा कि आप अंशुल कंबोज / गुरजपनीत सिंह भी आप लिख सकते हो, क्योंकि भाई वो भी काफ़ी शानदार बॉलर है, उनको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी बात हम लोग कर रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, जो कि हमारे फिनिशर्स। तो भाई ड्रेरस मैक्सवेल दोनों सेंस बनाते हैं। जहाँ तक मैंने सोचा तो मुझे लगा कि भाई दोनों को रखना चाहिए, और दोनों को अगर हम लोग खरीद लेते तो काफ़ी कह सकते हैं सोने पे सुहागा होगा। रसेल को हम लोग प्रायोरिटी दे सकते हैं। रसेल मान लीजिए चोटिल हो गए तो हम लोग ग्लेन मैक्सवेल को प्लेइंग 11 में डाल सकते हैं, या फिर लिविंगस्टन भी आप कह सकते हैं। तो इन्हीं 3 में से आप कह सकते हैं 2 को खरीदना ही होगा हमें, तभी हमें लगता है कि भाई शानदार हमारी प्लेइंग 11 बनने वाली है, और बैकअप भी काफी शानदार रहने वाला है। फिर एक एरिया है जो कि है बॉलिंग का, जो कि प्लेइंग 11 से रिलेटेड नहीं है, जो कि है बैकअप का, एलिस के बैकअप का, कि वो कौन हो सकता है। तो वो मेरे हिसाब से मैट हेनरी बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, जेराल्ड क्वेट्जिया हो सकते हैं, जेकब डफी हो सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। मुस्तफिजुर के साथ जाना चाहते हैं तो भाई वो भी एक शानदार ऑप्शन है, उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भाई जेराल्ड क्वेट्जिया इनके पिक होने वाले हैं। मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग मेरी यही है, क्योंकि भाई जेएसके में भी वो है, उनके लिए
RTM यूज़ किया था इन्होंने, तो कुछ तो उनके अंदर देखा होगा ना, इसी वजह से मुझे लगता है कि भाई कोएडिजिया के साथ ये लोग जा सकते हैं। एंगीडी भी एक ऑप्शन है जो कि पहले खेल चुके हैं इनके साथ, तो एंगीडी को भी हम लोग काउंट आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोएडिजिया सेंस बनाते हैं जहां तक मुझे लगता है। ओवरऑल अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं तो भाई ये रहने वाली है, 2 प्लेइंग 11 में रखने वाला हूं, जिसके साथ भी आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन खरीदना मुझे लगता है भाई लिविंगस्टन, मैक्सवेल, ड्रेयर्स, तीनों में से किसी 2 को तो जरूर खरीदना होगा चेन्नई सुपर किंग्स को। और ड्रेयर्स के साथ मुझे लगता है ये लोग जाने वाले हैं जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि भाई काफी सारे हिंट्स ड्रॉप कर दिए जा चुके हैं, तो उनकी बात तो हम लोग बाद में ही करेंगे जब कोई और हमें पुख्ता एविडेंस मिल जाएगा। लेकिन बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम लोग देखें तो भाई ये सेंस बनाता है। अभी बात खत्म नहीं हुई भाई साहब, क्योंकि हमें भाई बहुत सारे स्लॉट्स भरने लगे, जिसमें कि 5 ओवरसीज आपके हैं। तो 2 तो मैंने बता ही दिया कि भाई लिविंगस्टन, ग्लेन मैक्सवेल और रसेल, तीनों में से कोई 2 हो सकते हैं, तो 2 तो ये हो ही गए। 3 और कौन हो सकता है? तो 3 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक टिम साइफर्ड मुझे लगता है कि भाई एक बैट्समैन हो सकते हैं, कॉपर कॉनली भी हो सकते हैं क्योंकि भाई वो यंग हैं, उनके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा, मैं आपको बताऊं, वियान मुल्डर हो सकते हैं। मुझे लगता है ये 3 ऑप्शंस आप ले सकते हैं। इंडियन की अगर हम बात करें तो भाई साहब सलमान निज़ार तो डेफिनेटली भाई हमारे टारगेट में है, कार्तिक शर्मा भी हमारे टारगेट में है, तो ये दोनों प्लेयर्स मुझे लगता है कि इंडियन में भी हो सकते हैं, जिनके ऊपर मतलब नजरें आपको गड़ाई रखनी चाहिए। उसके बाद फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की हम लोग बात करें, फास्ट या मीडियम पेस आप कह सकते हैं, तो भाई अभिनव मनोहर भी हो सकते हैं। एक बैकअप बॉलर अगर आपको चाहिए इंडियन, तो आकाश मधवाल भी हो सकते हैं, चेतन सकरिया भी हो सकते हैं, मोहित शर्मा का नाम भी आ सकता है जहां तक मुझे लगता है, और एक बैट्समैन आप और ले सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सारे स्लॉट्स आपको भरते हुए दिखाई देंगे, और ये मुझे लगता है इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं होंगे, सलमान निज़ार, कार्तिक शर्मा को छोड़कर आकाश मधवाल को इसमें भी आप काउंट कर सकते हो। बाकी तो मुझे लगता है हमारी जो प्लेइंग 11 आप देख ही सकते हैं, सॉर्टेड ही है। तो ये रही मेरी प्लेइंग 11 और ये रहे मेरे टारगेट प्लेयर्स। जो भी आपका मतलब ओपिनियन हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, आप किसे देखना चाहेंगे हमारी मतलब चेन्नई सुपर किंग्स के 2026 के स्क्वाड में, ऑक्शन में किसे टारगेट करना चाहिए, आप अपना मतलब खुल के लिखिए। प्लेइंग 11 भी बताइए आपकी, मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि भाई आप लोग क्या सोच रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी ही वीडियोस के लिए भाई साहब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस काफी डिटेल में लाते रहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स की बात होने वाली है। अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप एक भी अपडेट मिस नहीं करना चाहेंगे। और ऑक्शन भी आ रहा है तो भाई काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलने वाली है यहाँ पे। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना भी मत भूलना, क्योंकि भाई अगर आपको यहाँ पे वीडियोस नहीं मिलेंगी टाइम पे, तो आपको कह सकते हैं भाई टेलीग्राम पे सबसे पहले आपको न्यूज मिल जाती है। तो बहुत सारी चीजें टेलीग्राम पे, सिर्फ यही नहीं, ये दूसरा भाव कह सकते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है, नीचे जो पहाड़ है वो बहुत ज्यादा है। तो प्लीज जाइए, आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।